हाय हेलो आर्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंस की तरफ से जंग्स को एक मैरिज प्रपोजल आया था जो कि वेन शू का जंग चैन के लिए था। यहाँ पे जैसे ही सभी लोगों ने प्रपोजल सुना, वैसे तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें अच्छी भी लग रही थी, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें थोड़ा सा वियर्ड भी लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को पता था कि जैन चेंग ने जो अपनी पहली शादी तोड़ी थी वो यही कह के तोड़ी थी कि वो किसी और से प्यार करता है। यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें सही भी लग रही थी, क्योंकि इससे अच्छा बेटर रिश्ता शायद ही आ सकता है, क्योंकि लैन सेक्ट ऑलरेडी वो अपनी रिश्तेदारी कायम कर चुके हैं। जंग सेक्ट में वो करने वाले हैं, और नी सेक्ट वहाँ जो मतलब नेमिंग जो है वो अल्फा है, लेकिन शायद वो अपने सेक्ट को छोड़ के यहाँ नहीं आएंगे। और वेसांग जो है वो एक ओमेगा है, तो उसके और जैन चेंग की शादी नहीं हो सकती, और बाकी छोटे कबीलों के साथ रिश्ता जोड़ने से बेहतर है कि वो वैन सेक्ट के साथ रिश्ता जोड़े। यहाँ पे फिर भी जैन फेंगमियान के मन में एक चीज़ थी कि क्या इस रिश्ते से उसका बेटा खुश रहेगा। उसने एक नज़र भर अपने बेटे को देखा। उसने देखा था कि किस तरीके से वो अपने फिंगर्स के साथ फाइटिंग कर रहा था। शायद ये देखने की बात काफ़ी हद तक जैन फेंगमियान समझ चुके थे कि शायद उनका बेटा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। उसने अपने बेटे की स्थिति को समझते हुए यहाँ पे वेन रोहान को एक्सक्यूज़ दिया कि वो पहले अपने बेटे से इस बारे में बात करना चाहेगा। अगर उसके बेटे को ये रिश्ता मंजूर होगा तो वो ज़रूर इस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे। तो यहाँ पे वेन रोहान एक और मौका ना देते हुए डायरेक्टली अटैक करते हुए यहाँ पे जैन फेंगमियान से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे हम आए हैं तो उसी के इन्विटेशन के अकॉर्डिंग आए हैं। जैसे कि 3 महीने पहले जो कुछ भी लैंड सेक्ट में जो मीटिंग हुई थी, उस दौरान आपका बेटा और मेरा बेटा ये दोनों ही मिले थे, और उस वक्त मेरे बेटे ने अपने दिल की बात आपके बेटे से कही थी, और उस वक्त उसने यही कहा था कि अगर वो पूरे रीति रिवाज के साथ या एक प्रोसेस के साथ उसके सेक्ट में उसके लिए मैरिज प्रपोजल लाता है तो उसे एक्सेप्ट करेगा। मुझे नहीं लगता कि उसे इस वक्त अब कोई समस्या होगी। यहाँ पे सभी लोगों की नज़रें अब जैन चेंग की तरफ बढ़ चुकी थी। एकदम जैन चेंग को ही सभी लोग देखे जा रहे थे, और देखे भी क्यों ना, क्योंकि जैन चेंग मतलब अभी जो वेन रोहान के द्वारा यहाँ पे कहा गया है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। क्या सच में जैन चेंग ने ऐसा कुछ बोला होगा? यहाँ पे नज़रें जैन फेंगमियान की जैन चेंग की तरफ थी, तो जैन चेंग की नज़र जैन फेंगमियान की तरफ। यहाँ पे जैन फेंगमियान भी क्वेश्चनिंग लुक के साथ उसको देख रहे थे, क्या उसने ऐसा कुछ कहा है, और वो आंखों ही आंखों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था कि फ़िलहाल इस चीज़ को यहाँ पे रोक दिया जाए। तो यहाँ पे जैन फेंगमियान जो कि समझ तो रहे थे कि उसका बेटा एक दुविधा में है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे एकदम ना तो नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, उसने वेन रोहान को ये आश्वस्त किया कि पहले वो इस बारे में सबसे पूछना चाहेगा, बात करना चाहेगा और उनकी राय लेना चाहेगा, इसलिए उसे कुछ टाइम चाहिए। जैसे ही हमारे सेक्ट के एंड से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे जैन फेंगमियान आगे कुछ बोल पाते इससे पहले ही वेन रोहान उसको स्टॉप करते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपकी पत्नी और आपके बेटे दोनों की शर्तों के हिसाब से हम इस रिश्ते के लिए पूरी तरीके से कैपेबल हैं। तो यहाँ पे जैन फेंगमियान एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ वेन रोहान को देख रहे थे, क्योंकि वेन रोहान जो अभी बोला था कि उनकी पत्नी और उनके बेटे दोनों के ही शर्तों के हिसाब से, यहाँ पे वेन रोहान इस बात को क्लियर करते हुए बोलता है कि हाँ, जिस दिन लैन वांग जी के साथ ये रिश्ता टूटा था उस दिन मैडम शू ने यहाँ पे सबको बताया था कि उन्होंने क्यों लैन वांग जी को चुना था, क्योंकि लैन वांग जी किसी सेक्ट का मतलब लीडर नहीं है और वो यहाँ पे आके रह सकता है, लेकिन उसने मना कर दिया था। लेकिन मेरे बेटे को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, वो यहाँ पे आके रह सकता है, वो अपने प्यार के लिए अपने घर को छोड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल इस रिश्ते के लिए मना करने का कोई ठोस कारण है। यहाँ पे जैन फेंगमियान एक दुविधा में पड़ चुके थे, क्योंकि अपने बेटे की तरफ जब वो देख रहे थे तो आसानी से देख पा रहे थे कि उनका बेटा आंखों ही आंखों में इस बार इस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में बोल रहा था। मतलब उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था कि फ़िलहाल इस चीज़ को संभाल ले, मैं बाद में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। लेकिन
यहाँ पे वैन रोहान उनको मौका ही नहीं दे रहा था कि वो किसी भी चीज़ को संभाल सके। फिर भी जैन फेंगमियान थोड़ा सा मतलब एक प्रोफेशनल वे में उससे बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हमें आपके साथ रिश्ता नहीं जोड़ना है, लेकिन हाँ, रिश्तों वाली बात जो होती है वो बहुत सोच समझ के की जाती है और बहुत ज़्यादा सोच समझने के बाद ही रिश्तों को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने ये सुना कि मेरी पत्नी ने उस दिन बोला था कि जो इस सेक्ट में आके रहेगा उसी के साथ उसके बेटे की शादी कराई जाएगी, लेकिन शायद आप इस बात को भूल चुके हैं कि मेरे बेटे ने उस दिन साफ साफ बोला था कि वो किसी और से प्यार करता है। अगर वो उस इंसान से प्यार नहीं कर रहा होता तो शायद अल्लाह जी के साथ उसकी शादी हो चुकी होती। तो यहाँ पे वैन रोहान फिर से उसको कट ऑफ करते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि आपका बेटा अभी भी उस इंसान से प्यार करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा होता तो वो कभी भी मेरे बेटे को इनवाइट नहीं करता, या फिर वो ऐसा नहीं बोलता कि अगर पूरे प्रोसेस के साथ हम यहाँ पे रिश्ता लेके आएंगे तो उसे एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे जैसे ही वैन रोहान ने अपनी बात रखी तो वो भी कुछ गलत नहीं बोल रहा था, और इस सारी बातों को सुनते हुए जैन फेंगमियान एक दुविधा में पड़ चुके थे, क्योंकि वो अपने बेटे की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन उसके बेटे ने खुद ही इतना बड़ा गड्ढा अपने लिए खोद दिया था कि उसकी मदद वो तो क्या, मे भी कोई और भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी जैन फेंगमियान ने कुछ टाइम के लिए जैन चेंग से बात करने के लिए मतलब बातें यहाँ पे रखी, और उसके बाद यहाँ पे उनको बताया कि जब कभी भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ से हमें मिल जाएगा हम लोग उन्हें संदेश भिजवा देंगे, उसके बाद ही यहाँ से शादी की बात आगे बढ़ाई जाएगी। क्योंकि एक बार बोल दिया गया इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा एक ही डिसीजन उसके पास हो सकता है कि तब वो किसी और माइंडसेट में हो, और हो सकता है कि आज उसने माइंड चेंज कर दिया हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे का मन पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लूँ, उसका मन अच्छे से जान लूँ, उसी के बाद मैं इस फैसले को लूँ। क्योंकि एक बार हम ये गलती कर चुके हैं, दोबारा इस गलती को हम नहीं दोहरा सकते। यहाँ पे वैन रोहान पूरे जोर लगा रहा था कि वो आज इस रिश्ते को यहाँ से फिक्स करके ही जाए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि इस रिश्ते के फिक्स होने से उसको कितना बड़ा फ़ायदा मिलता, जो दो सेक्ट पूरी तरीके से उसके काबू में होते। इसलिए वो तो चाहता था कि ये रिश्ता आज के आज ही यहाँ पे फिक्स हो जाए, लेकिन जैन फेंगमियान पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये उनके बेटे पे जोर जबरदस्ती हो जाएगी। इसलिए वो चाहते थे कि कुछ टाइम के लिए उसके बेटे से बात की जाए, उसका मन जाना जाए। अगर वो इस रिश्ते के लिए तैयार है तो वो इस रिश्ते के लिए हामी भर देगा। वैन रोहान ने अपना पूरा जोर तो लगाया था, लेकिन अभी भी वो इस बार जैन फेंगमियान के सामने जीत नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सही बोल रहा था। जोर जबरदस्ती की जाएगी तो शायद यहाँ पे रिश्ते खराब होंगे। हालांकि उसको रिश्ते खराब होने का या सही बने रहने से कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो जोर जबरदस्ती करके ये भी नहीं कह सकता था कि हम बड़े हैं, हम फैसला ले लेंगे, छोटों को फैसला क्या ही करना, ETC एंड ऑल वो नहीं भूल पाया। इसलिए फाइनली इसको जैन फेंगमियान की बात माननी पड़ी और उसने इस वक्त तो विदा ले ली। लेकिन हाँ, वो जाते जाते ये ज़रूर कह गया कि उसे एक पॉजिटिव आंसर की ही उम्मीद है। तो यहाँ पे जैन फेंगमियान एक स्माइल के साथ उसको बोलते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ से वो लोग जा चुके थे और सभी की नज़रें अब जैन चेंग की तरफ थी। जैन चेंग जो कि एक छोटी सी रिलीफ उसे फील होने तो लगी थी, लेकिन हाँ, वो अच्छे से जानता था कि अगर इस वक्त उसने या फिर अपने और लैंसी चेन के रिश्ते के बारे में नहीं बताया तो शायद उसके ऊपर दबाव बन सकता है। लेकिन वो ऐसा कर भी कैसे दे क्या, क्योंकि अभी तक उन लोगों में से किसी ने भी इस बारे में डिस्कस नहीं किया था कि वो लोग इस चीज़ को कब रिवील करेंगे, या फिर यही डिसाइड नहीं किया था कि कौन अपने सेक्ट को छोड़ के जाएगा। क्योंकि दोनों ही आने वाले टाइम में, एक अभी अपने सेक्ट को संभाल रहा है तो दूसरा आने वाले टाइम पे अपने सेक्ट को संभालेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा यही है कि आखिरकार उनमें से कौन सा एक ऐसा इंसान है जिसे अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाना पड़ेगा, ये जानते हुए भी कि उनके घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो उस जिम्मेदारी को किसी को नहीं दे सकते। और इस बारे में बात अभी तक उन लोगों ने नहीं की थी। यहाँ पे सभी की नज़र जैन चेंग की तरफ थी और जैन चेंग की नज़रें नीचे, यानी कि वो सबसे नज़रें चुरा रहा था। जैन फेंगमियान ने अपने कदमों को बढ़ाते हुए जैन चेंग की तरफ किया और उसके सामने जाके उससे पूछा कि क्या वो सच में शादी के लिए तैयार है। तो यहाँ पे जैन चेंग के मुँह से तो कुछ ना आ ही रहा था ना कोई जा ही रहा था, क्योंकि
वो हाँ भी नहीं कह सकता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है वो किसी और से प्यार करता है। लेकिन हाँ, इस वक्त अगर देखा जाए तो वो ना भी नहीं कह सकता, क्योंकि उन लोगों के बीच में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे वो क्या डिसाइड करेंगे। क्या पता, हो सकता है कि लैंसी चैन इस सारी स्थिति को देख के इस शादी को ही बैकआउट कर जाए, मतलब इस शादी को करने से ही मना कर ले। लेकिन हाँ, वो कुछ वक्त चाहता था और ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता था, यानी कि वो लैंसी चैन से बात करके ये जानना चाहता था कि लैंसी चैन के मन में आखिरकार क्या है। क्या वो अपने सेक्ट को छोड़ के यहाँ पे आ सकते हैं? क्या वो मेरे सेक्ट वालों को ये मतलब भरोसा दिला सकते हैं कि भले ही जैन चैंग लैन सेक्ट में जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ की वो पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए वो ना हाँ ही कह पाया और ना ही ना कह पाया। लेकिन हाँ, उसने सिंपली अपने पिता से कुछ दिनों का वक्त मांगा, जिसमें वो चाहता था कि वो यहाँ पे कुछ सोच विचार करे, कुछ अच्छे से देखे इस चीज़ को, उसके बाद वो अपना डिसीजन सुना देगा। जैन भिंगम्यान ने ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करते हुए डायरेक्टली उसको बोल दिया कि ठीक है, वो इंतज़ार करेंगे जब तक वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम एक बार डिसीजन लोगे तो उसके बाद तुम वापस नहीं मुड़ सकते हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन को लेना। जैन चैंग ने यहाँ पे अपने पिता को आश्वस्त किया कि वो जो भी डिसीजन लेगा वो सोच समझ के ही लेगा, भले ही वो लैन सिचैन के साथ शादी का हो या फिर वैन सू के साथ शादी का हो। आखिरकार दोनों में से किसी एक चीज़ का तो फ़ायदा वो देखेगा ही देखेगा। इसलिए वो यहाँ से जा चुका था और जाते ही अपने कमरे में पहुँचते ही उसने डायरेक्टली बटरफ्लाई के थ्रू लैंसी चैन को मैसेज किया कि वो कल उससे मिलना चाहता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी थी और लैंसी चैंग के एंड से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था, जिसके चलते जैन चैंग बहुत ज़्यादा वरीड होने लगा था और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी जो उसके दिमाग में आने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लैंसी चैन मतलब अब उसको इग्नोर कर रहे होंगे, क्योंकि अभी अभी जो उसके सामने हुआ है उसके चलते उसकी ओवर थिंकिंग करना लाजमी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुका था जब लैंसी चैन के एंड से रिप्लाई आया था कि उसके पास टाइम नहीं है, वो किसी और दिन की मिल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जैन चैंग ने फिर से उसको रिप्लाई करते हुए बोला कि अगर वो मिलेगा तो कल ही मिलेगा, वरना उसको भूल जाए। ये जो रिप्लाई लैंसी चैन को मिला था ना जैन चैंग के एंड से, वो काफ़ी था उनकी सांसों को रोक लेने के लिए। 1 मिनट के लिए तो मानो उन्हें ऐसा लगने लगा कि न जाने उनकी धड़कन चल भी रही है या नहीं। लेकिन अगले ही पल उन्हें लगा कि जैन चैंग तो ऐसे प्रैंक करते रहता है, तो उन्होंने हंसते हुए आंसर किया कि ठीक है, मैं नहीं मिल रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर जा सकते हो फिर भी, तो तुम जा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मजाक करते हुए लैंसी चैन ने रिप्लाई किया। तो यहाँ पे जैन चैंग की जो ओवर थिंकिंग थी ना, वो और भी ज़्यादा ओवर हो चुकी थी और उसने एक स्ट्रिक्ट नोट के साथ रिप्लाई किया कि अगर कल नहीं मिले तो मैं सच में तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। और इस बार इस बात को मजाक में मत लेना, क्योंकि मुझे सच में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना है। अगर तुम कल नहीं आए तो याद रखना, ना ही मैं तुमसे मिलूँगा और ना ही तुम्हें खुद से मैं मिलने दूँगा। अब डिसीज़न पूरा तुम्हारे हाथों में है, अगर तुम आना चाहो तो आओ, नहीं आना चाहो तो मत आओ। यहाँ पे लैंसी चैन रिप्लाई कर पाते इससे पहले ही जैन चैंग मतलब इस प्रोसेस को बंद करके साइड में बैठ चुका था और लैंसी चैन के एंड से जो रिप्लाई आया था उसने उसको भी इग्नोर किया था। इग्नोर करने के बाद फाइनली सुबह अराउंड ऑफ 3 या साढ़े तीन बजे के करीबन उसको नींद तो आई थी, लेकिन ऑलमोस्ट 7 से ज़्यादा बज चुका था जब उसकी नींद नहीं खुली थी। लेकिन अचानक उसकी नींद खुली थी तो उसने पाया था कि ऑलमोस्ट सुबह के 7 बज रहे हैं और उसे आज सैरी टाउन भी जाना है। तो उसने अपने आप को जल्दी से उठाया, उसके बाद तैयारियां की सैरी टाउन जाने की। यहाँ पे जब वो तैयारियां कर रहा था, थोड़ा सा रेडी वगैरह हो रहा था, तो जैन भिंगम्यान उसके कमरे में आ चुके थे और उसको इस तरीके से हबड़ तबड़ में तैयारी करते हुए देख उन्होंने पूछा कि आखिरकार वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। तो उसने अपने पिता को डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, उससे ये ज़रूर बोला कि वो अपना रिप्लाई लेने जा रहा है, उससे ये जानने जा रहा है कि उसे वेंस का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे जैन भिंगम्यान शायद कुछ हल्की चीज़ें समझ चुके थे। उसने अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, भले ही चीज़ें कैसी भी हो, ज़बरदस्ती किसी के साथ मत करना। और दूसरी बात,
ज़बरदस्ती अपने साथ भी मत करना, कोई ऐसा डिसीजन मत लेना जल्दबाजी में जो कि तुम्हें लगे कि तुमने गलत ले लिया है और तुम आने वाले टाइम पे उस डिसीजन से पीछे भी नहीं हट पाओगे। क्योंकि एक बार तुम रिश्ता तोड़ चुके हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास हर बार चांस होगा कि तुम किसी भी सभा में जाके अपने रिश्ते को तोड़ सकोगे। जैन चेंग ने एक स्वीट सी स्माइल के साथ अपने फादर को रिप्लाई किया कि वो उनकी बातों को पूरी तरीके से समझ गया है और उसे याद भी रखेगा। यहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू कर चुका था। वो नहीं जानता था कि जिससे वो मिलने जा रहा है वो आएगा भी या नहीं, लेकिन हाँ, अपने एंड से वो एक ट्राई करना चाहता था, क्योंकि शायद ही उसके पास एक लास्ट डिसीजन हो। क्योंकि ठीक है, प्यार अपनी जगह है और आने वाला भविष्य अपनी जगह है। वो भी अपने घर को नहीं छोड़ सकता है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे स्थिति देखी जाए तो लैन सिचेन के एंड से तो वो भी अपने घर को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर एक नॉर्मल डिसेबल होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, या फिर एक प्रतिनिधि होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मेन इंसान नहीं जो सिर्फ अपने सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो वो एक मेन पर्सन है, यानी कि वो सेक्ट के लीडर हैं। तो उनके लिए भी ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि वो अपने सेक्ट को छोड़ के मुँह उठा के जैन सेक्ट चले जाए। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी होंगी जो उनको करनी होंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैन चेंग के एंड से अब एक चीज़ क्लियर थी कि आज उसने बस एक पूरी तरीके से देखा जाए तो मतलब फाइनल डिसीजन लेना है। लगभग 3-4 घंटे का रास्ता तय कर लेने के बाद जैन चेंग पहुँच चुका था रसाइली टाउन। लेकिन वो और भी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो चुका था जब उसने वहाँ पे लैन सिचेन को देखा था, और वो भी बहुत ज़्यादा वरीड फेस के साथ। क्योंकि लास्ट टाइम जब उनकी बात हुई थी, लास्ट नाइट जो उनकी बात हुई थी, उसमें लास्ट जो रिप्लाई लैन सिचेन के एंड से गया था उसमें जैन चेंग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे कहीं ऐसा ना हो कि ये सरफिरा इंसान कुछ और ही हरकतें कर ले। इसलिए उनको काफ़ी हद तक डर भी लग रहा था। लेकिन फाइनली जैन चेंग को यहाँ पे देख के उन्हें एक रिलीफ फील हो रहा था कि ठीक है, अभी यहाँ चीज़ें जो है ना उसके मतलब काबू में है। यहाँ पे उन दोनों ने एक रेस्टोरेंट में बैठ के बात करना सही समझा और वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में जा चुके थे। यहाँ पे जैन चेंग ने लैन सिचेन को सारी बात बताई कि कल उसके घर में क्या हुआ और आज उसको किस चीज़ का डिसीजन लेना है। यहाँ पे वो दोनों ही अपनी अपनी बातें किए जा रहे थे, अपने अपने एंड से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो दोनों ही नहीं जानते थे कि वो धीरे धीरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझाना नहीं, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर चुके थे। हाँ, इतनी बड़ी आर्ग्यूमेंट नहीं थी कि लोग उनको नोटिस कर पाएँ, लेकिन हाँ, इतनी बड़ी ज़रूर थी कि अगर कोई जान पहचान का उनको मिल जाए तो वो लोग आसानी से उन्हें पहचान सकते थे। और ऐसा ही हो भी चुका था, क्योंकि वहाँ पे कोई था जो कि उनकी जान पहचान का था, और उस जान पहचान के इंसान ने अपने कदमों को उनकी तरफ बढ़ाया था ताकि वो उनके पास जाके ये सारी चीज़ें जान सके कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसने जैसे ही अपने कदमों को बढ़ाया तो दूसरे इंसान ने उसको पकड़ते हुए अपने तरफ खींचा और उसके बाद बोला, विंग, कहाँ जा रहे हो तुम? तो यहाँ पे विंग ने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, वो तुम्हारा भाई और मेरा भाई है। और उन दोनों को देख के आसानी से ही कहा जा सकता है कि वो दोनों ही किसी बात में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें वहाँ पे जाके उनकी बातों को जानना चाहिए और ये जो यहाँ पे सब लोगों के सामने तमाशा कर रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए? तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग के हाथ में मतलब जो हाथ उसने पकड़ा हुआ था उसे थोड़ा टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें याद तो है ना, हम यहाँ पे हर किसी से छुपा के आए हैं, और यहाँ पे अगर हम ब्रदर को मिले तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे आए हुए हैं। और अगर वो कारण पूछेंगे तो तुम क्या कारण बताओगे कि तुम्हें स्पाइसी खाना खाना था इसलिए तुम यहाँ पे आए हो? विंग, तुम्हारी इन हरकतों में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, भाई या अंकल तुम्हारी इस बातों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। और अगर उनके बीच में कुछ मैटर चल रहा है तो उनको संभालने दो, मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर पढ़ने की ज़रूरत भी है। यहाँ पे लैनवांग जी विंग को यहाँ से मोड़ने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन विंग ने दोबारा से उनकी तरफ देखा तो यहाँ पे उनके फेस पे आसानी से देखा जा सकता था कि यहाँ पे जो सिचुएशन थी ना वो काफ़ी टेंस लग रही थी। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि उनके बीच में सच में एक बड़ी आर्ग्यूमेंट होने लगी थी, जहाँ पे लैन सिचेन जैन चेंग को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने सेक्ट को छोड़ के नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, वो कोशिश कर सकते हैं कि जांग्स के सेक्ट को ये समझाने की कि अगर लेंस में जैन चेंग आता है तो भी वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है जो कि जेंग्स के लिए उसकी है, लेकिन वो लेंस को छोड़ के नहीं आ सकता। यहाँ पे जैन चेंग इस बात पे अड़ा हुआ था कि अगर
उसे अपने घर को छोड़ के तुम्हारे घर आना पड़े तो उसके घर का क्या होगा? अभी तुम बोल दोगे कि ठीक है, तुम अपने घर को और लैंड सेक्ट दोनों को एक साथ देख सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मल्टीटास्किंग हूँ कि मैं दोनों जगह एक साथ देख सकता हूँ? मुझे या फिर तुमसे दूरी रखनी होगी या फिर अपने परिवार से दूरी रखनी होगी? बताओ, मैं किसे चुनूँ? क्या शादी के बाद भी हमें ये डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करने होंगे? बहुत सारी चीज़ें थी जो उनके बीच में धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, और जिसके चलते वो ये ही भूल चुके थे कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, यानी कि एक पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बैठ के वो इतना बड़ा आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स सी बात है, लोग तो उन्हें नोटिस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन लोगों ने खुद ही ये नोटिस नहीं किया कि वो लोगों के द्वारा नोटिस किए जा रहे हैं। लेकिन क्या उन लोगों की ये आर्गुमेंट का कोई फ़ायदा होगा भी? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि एक फाइनल डिसीजन तो कल ज़रूर आएगा, या फिर जैन चेंग और वेंसु की शादी, या फिर लेंस चैन और जैन चेंग की शादी। खैर, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।